हाय गाइज, आई एम राजन पांडे और आप देख रहे हैं शेक्सपियर क्लासेस को, जो कि बिहार में आईएससी के लिए अच्छे कोचिंग संस्थानों में से एक है। और इसका प्रमाण है हमारा हर साल का बेहतर से बेहतर रिजल्ट। जैसे आप इस साल का इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें तो हमारे साथ जो यहाँ पे फोटो में है, जिनको मैं मिठाई खिला रहा हूँ, ये है धीरज कुमार। इन्होंने बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट 2020 में 9वें स्थान को हासिल किया। इनका कुल प्राप्तांक है 466 अंक और बिहार के टॉप 10 पे ये 9वें स्थान पे काबिज हैं। इनके साथ साथ सैकड़ों विद्यार्थियों ने अच्छे मार्क्स लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। ये मेरे साथ जो फोटो में दिख रहे हैं, ये है मंटू कुमार और ये 2019 में 446 अंक लाकर हमारे कोचिंग और क्षेत्र का नाम रोशन किया और ये जिला टॉपर थे। इस तरीके से इनके पहले विवेक कुमार सिंह, वो भी जिला टॉपर थे। हमने हर साल बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिया है। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और हिंदी के चैप्टर्स जो भी पढ़ाए जा रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसी सीरीज़ में आज हम 100 नंबर के हिंदी में आज हम 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है रोज़। ठीक है, और जिसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। नाम थोड़ा बड़ा है, लेकिन काफ़ी जितना बड़ा नाम है इनका उतने ही फेमस ये राइटर भी रह चुके हैं। कई सारे देश विदेश में ये विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पे जाया करते थे। ठीक है, तो जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा इनका काम भी था। तो ये है इनका चित्र। चलते हैं इनके परिचय की तरफ, देखते हैं परिचय इनका। जन्म 7 मार्च 1911 को होता है और निधन 7 अप्रैल 1987 को। जन्म स्थान इनका है कसेया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में, लेकिन इनका जो मूल निवास था वो करतारपुर, पंजाब का था। ठीक है, जैसे होता नहीं है कि कुछ लोग माइग्रेट करके एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाते हैं रहने के लिए। मूल स्थान उनका कुछ और होता है, लेकिन रहने के लिए कहीं और चले जाते हैं। तो वैसे ही इनका मूल निवास था करतारपुर, पंजाब, लेकिन ये रहने के लिए इनका परिवार चला गया था कसेया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इनके पिताजी का ट्रांसफ़र होते रहता था इधर उधर, इसलिए इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। ठीक है, तो इनके माता पिता देख लेते हैं। माता थी इनकी वयंती देवी और पिता थे डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे चलते हैं, शिक्षा के बारे में देख लेते हैं। देखो, 4 साल तक तो इनकी पढ़ाई लखनऊ में ही चली। ठीक है, 4 साल की पढ़ाई इनकी लखनऊ में ही हुई, लेकिन उसके बाद से मैट्रिक 1925 में हो गई, इंटर 1927 में, बीएससी 1929 में और एमए 1931 में कंप्लीट हो चुकी थी इनकी। सभी अलग अलग स्कूल और यूनिवर्सिटी से है। ये एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए वैसे अगर आपको देखना हो कि ये इन्होंने मैट्रिक कौन से स्कूल से किया, बीएससी कौन सा यूनिवर्सिटी से किया, इंटरमीडिएट कौन सा यूनिवर्सिटी से किया, स्कूल से किया, तो आप अपने पुस्तक में देख सकते हैं ना। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है क्योंकि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यक नहीं है। हाँ, पुरस्कार सम्मान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से ये बहुत ज़्यादा पूछता है कि अज्ञेय को कौन सी विदेशी स्वर्णमाला मिली थी। स्रुगा युगोस्लाविया, स्रुगा है ना, स्रुगा की इनको स्वर्णमाला मिली थी। और साथ ही साथ इनको भारतीय साहित्य अकादमी, फिर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। साथ ही साथ ये कई देशों में विजिटिंग प्रोफेसर भी रह चुके हैं। विजिटिंग प्रोफेसर मतलब लेक्चर देने के लिए अलग अलग देशों से बुलाया जाता है प्रोफेसर्स को। वो जो प्रोफेसर होते हैं विजिटिंग प्रोफेसर, वो स्पेशली उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते नहीं हैं, उनको सिर्फ लेक्चर के लिए बुलाया जाता है कि हाँ आप आइए, यहाँ पे लेक्चर दीजिए, और फिर उनका काम हो जाता है, फिर वो चले जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा इनका पुरस्कार और सम्मान। तो आई होप कि आपको परिचय काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये था इनका परिचय। जन्म, निधन, जन्म स्थान, मूल निवास, माता पिता, फिर शिक्षा, पुरस्कार, सम्मान। ठीक है, फिर इनकी रचनाओं की तरफ चलते हैं। इन्होंने क्या क्या रचना लिखी है। देखो, इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट में मेंशन किया है, और ज़्यादा डिटेल में देखना होगा तो आप किताब देख लीजिएगा। कहानी संकलन इनका है विपथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता।
और उपन्यास की बात करें तो शेखर एक जीवन, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो पुस्तक में लिखी गई हैं, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और नाटक उत्तर प्रियदर्शी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर है कविता संकलन इनका भग्नदूत, चिंता, सदा नीरा भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये थी इनकी रचनाएं। और अब चलते हैं हम सारांश की तरफ। देखो, प्रस्तुत कहानी जो आगे लिखे हैं इसका नाम रोज रखा गया, लेकिन शुरुआत में इसका नाम रोज नहीं था। शुरुआत में इस कहानी का नाम था गैंग्रीन। शुरुआत में इस कहानी का नाम क्या था? गैंग्रीन। ठीक है, गैंग्रीन एक बीमारी है, जख्म होता है ये, है ना, तो उसको ऑपरेशन करना ही पड़ता है। तो उसका शुरुआत में नाम गैंग्रीन था, लेकिन नाम इसका रखा गया बाद में रोज। अब मैं आपको इसी सारांश में बताऊंगा कि गैंग्रीन से रोज इसको क्यों किया गया। आपको ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रोज कहानी का पुराना नाम क्या था, तो क्या नाम देंगे आप? गैंग्रीन देंगे। क्लियर है? तो देखते हैं जो प्रस्तुत कहानी है, ये जो अज्ञेय की, ये इनकी फेमस कहानियों में से एक है, सबसे प्रचलित कहानियों में से एक है। और इस कहानी में इन्होंने एक मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण किया है ना, मिडिल क्लास फैमिली के बारे में इन्होंने बताया है। इन्होंने बताया है कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली के काम में एक रास्ता होती है। एक रास्ता मतलब रोज़ एक ही काम, सुबह उठिए, खाना पीना बनाइए, अगर कोई जेंट्स है, कोई काम धाम करने वाले हैं तो काम धाम करने चले जाएंगे, और फिर लेडीज़ जो घर में होती हैं, गृहिणी, वो अपने काम में लग जाती हैं, बच्चे संभालती हैं। फिर सुबह होती है, फिर वही रेगुलर काम जैसे रोज़ चलते रहता है, हम लोग भी अपने परिवार में देखते हैं। सेम वैसे ही कहानी में लिखा गया है। आगे कहानी में है कि लेखक अपने एक दूर की बहन के यहाँ 18 मील पैदल चल के जाते हैं। ठीक है, उस समय ये भी दिखाता है कि जिस समय की कहानी है उस समय यात्रा का कोई सुविधा नहीं होती होगी जहाँ पे ये जाते हैं, इसलिए उनको 18 मील पैदल चल के जाना पड़ता है अपनी एक दूर की बहन के यहाँ, जिसका नाम क्या होता है? मालती होता है। अब देखो, मालती के साथ जो संबंध थे लेखक के, एक भाई बहन का तो था ही, लेकिन भाई बहन से बढ़ के ये दोनों एक दूसरे के मित्र थे, क्योंकि बचपन में ये काफ़ी शरारतें करते थे, साथ में खेले, साथ में बड़े हुए, साथ में पिटाई भी हुई इनकी। ठीक है, लेकिन जो मालती थी ये पढ़ने में उतनी अच्छी नहीं थी, पढ़ने में इसका मन नहीं लगता था। एक बार की बात है कि मालती को उसके पिता ने एक किताब ला के दिया और कहा कि रोज एक पेज या 2 पेज उसको पढ़े। तो मालती क्या करती थी कि रोज उसमें से 1 या 2 पेज फाड़ दिया करती थी, पढ़ने के बजाय 1 या 2 पेज वो फाड़ दिया करती थी। तो एक हफ्ते के बाद जब मालती के पिताजी ने पूछा कि लाओ किताब, मैं तुमसे पूछूं कि तुमने क्या क्या पढ़ाई की है, तो ये सर झुका लेती है और कहती है कि मैंने किताब फाड़ दिया है। उसके बाद इसकी बहुत पिटाई होती है। तो इसकी एक कहानी है। ठीक है, तो लेखक अपने बहन के यहाँ 18 मील पैदल चल के जाते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच भाई बहन से ज़्यादा एक फ्रेंडशिप का रिलेशन होता है, क्योंकि बचपन से ही काफ़ी शरारती थे, और पढ़ाई लिखाई साथ में, वो बड़े भी साथ में। लेकिन आगे चल के मालती की शादी हो जाती है, ठीक है, महेश्वर नाम के व्यक्ति से, जो कि एक सरकारी डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर होता है। पहाड़ी गांव था जहाँ पे शादी होती है मालती का, वो एक पहाड़ी गांव था, और उसी में सरकारी डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर था ये महेश्वर, और ये स्पेशलिस्ट था गैंग्रीन का। तो मैंने आपको बताया था ना कि मैं बताऊंगा कि क्यों इस कहानी का नाम गैंग्रीन रखा गया था। गैंग्रीन एक प्रकार का घाव होता है, जख्म होता है, जो काफ़ी डेंजरस होता है, इसलिए इसका ऑपरेशन ही करना पड़ता है। तो ये जो डॉक्टर था महेश्वर, ये इसी का स्पेशलिस्ट था। ठीक है, अब मालती रोज सुबह से लेकर रात 11 बजे तक, याद रखिएगा, रोज सुबह से लेकर 11 बजे तक काम ही करती रहती थी, और साथ में अपने कमज़ोर बच्चे को संभाला भी करती थी। और इसका जो बेटा था उसका नाम टीटी था। ठीक है, तो अब याद रखेंगे उसके बच्चे का नाम क्या था? टीटी। लेखक क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं कि लेखक तो बहुत दिनों के बाद गए हैं मालती के यहाँ, तो बात करना चाहते हैं, वो बचपन की यादों को ताज़ा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मालती सब कुछ भूल बैठी है, मालती को कुछ याद ही नहीं है।
मालती से जब वो कुछ पूछते थे तो मालती बस जवाब देकर चुप हो जाती थी और फिर अपने काम में लग जाती थी, अपने बच्चों को संभालने लगती थी, है ना। और जब लेखक उसकी आंखों में देखते थे तो ऐसा लगता था कि उसकी आंखों में काफ़ी गंभीरता आ गई है ना। तो लेखक तो अपने बचपन की यादें ताज़ा करना चाहते थे, लेकिन मालती अब वैसी नहीं रही जैसे कि वो बचपन में थी। ठीक है, तो इस प्रकार ये दिखाता है कि कैसे वातावरण और परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक व्याख्या किया है इस कहानी में। ठीक है, तो बचपन में मालती शरारत थी क्योंकि उसके बचपन का माहौल उतना शरारती भरा था, उसका वातावरण अलग था, परिस्थिति अलग थी। लेकिन जैसे ही शादी हुई, एक जगह से दूसरी जगह गई, तो वहाँ की परिस्थिति और वहाँ के वातावरण के हिसाब से मालती ने खुद को ढाल लिया और सुबह से लेके शाम तक ही वो काम करते हुए अपनी ज़िंदगी को बिता दिया करती थी। ठीक है, तो ये थी सारांश इस कहानी की। अब चलते हैं कुछ हम ऑब्जेक्टिव की तरफ। क्या ऑब्जेक्टिव है, तो आशा करता हूँ कि आपको उधर जो सारांश है वो अब समझ में आ गया होगा। कोई इतना बड़ा सारांश है नहीं, बस एक गृहिणी के जीवन के बारे में बताया गया है कि कैसे वो सुबह से शाम तक काम करते रहती थी और उसकी परिस्थितियाँ अब पहले से ज़्यादा बदल गई हैं। जो हमारे आसपास हमारी माँ बहनें हैं, वही देखकर अज्ञा ने कहानी लिखा है। तो कितने वर्ष की आयु में लेखक ने कविता लिखना शुरू किया था बताइए? जब वो 10 वर्ष के थे ना, तब से वो कविताएं लिखना शुरू कर दिया था उन्होंने। ठीक है, बचपन में लेखक ने कौन सा नाटक लिखा था? बचपन में उन्होंने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था इंद्र सभा। अज्ञा की पहली कहानी कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी बताइए? कौन सा, ऐसे तो मैं ही बताऊंगा, लेकिन कौन सी ऐसी पत्रिका थी जिसमें उनकी पहली कहानी छपी थी? वो थी स्काउट। ठीक है, स्काउट नाम की एक पत्रिका थी जिसमें उनकी कहानी छपी थी। और वो कौन सी कहानी थी, उसके ऊपर मैंने अगला क्वेश्चन बनाया है। अज्ञा की पहली कहानी कौन सी थी जो पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? कौन सी थी? सेवा। ये कहानी था सेवा, जो स्काउट नामक पत्रिका में छपा था। ठीक है, अज्ञा कब से नियमित लेखन में आ गए थे बताइए? अज्ञा कब से नियमित लेखन में आए? 1930 के बाद से। उसके पहले वो नियमित नहीं थे, 1930 के बाद से वो नियमित हो गए। मालती का पति किस बीमारी का इलाज किया करता था? गैंग्रीन का, मैंने सारांश में भी बताया था। रोज कहानी कैसे परिवार पर आधारित है ना? किस प्रकार के परिवार पर आधारित है? उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग? तो आंसर होगा मध्यम वर्ग। अज्ञा ने घर में कौन सा हस्तलिखित पत्रिका चलाया था? देखो, जब अज्ञा बच्चे थे ना, तो उन्होंने अपने घर में ही एक पत्रिका निकालते थे। हस्तलिखित था, मतलब हाथ से ही वो लिख के प्रकाशित करते थे। उसका नाम था आनंद बंधु। रोज कहानी में भारतीय गृहिणी की कैसी दशा दिखाई गई है? सामाजिक दिखाई गई है, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, या इनमें से सभी? मनोवैज्ञानिक। क्योंकि देखो, मालती बचपन में तो ठीक ठाक थी, लेकिन जैसे ही बड़ी हुई परिस्थिति के हिसाब से, जैसे भारतीय गृहिणी खुद को बदल लेती है, वैसे मालती ने भी खुद को बदल लिया था। इसलिए मनोवैज्ञानिक आंसर होगा इसका। अब हम लोग देखते हैं कुछ आवश्यक प्रश्न जो यहाँ पर है। मालती के घर का वातावरण कैसा था? तो आपको पता ही होगा मालती के घर का वातावरण कैसा था। देखो, मालती सुबह से लेकर शाम तक, रात तक काम करते रहती थी। उसका पति डॉक्टर था, तो वो तो अपने क्लिनिक में चला जाता था। लेकिन मालती के घर में सिर्फ उसका एक बेटा टीटी नाम का था, उसी के साथ वो रहती थी। काफ़ी शांत स्वभाव का घर था। बेटा भले ही चिड़चिड़ा था, कमज़ोर था, तो उसी को संभालने में उसका टाइम निकल जाया करता था। ठीक है, लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। मैंने आपको बताया कि लेखक और मालती के बीच का संबंध क्या था। लेखक और मालती के बीच का संबंध भाई बहन का था, लेकिन उससे बढ़ के वो दोनों एक दोस्त थे। दोनों साथ में पढ़े बढ़े, पिटे भी साथ में, है ना। लेकिन आगे चल के मालती का स्वभाव बदल गया।
गैंग्रीन क्या है इसका पता आप लोग खुद लगा लीजिएगा, वैसे मैंने बता भी दिया है। मालती के चरित्र के बारे में लिखें। मालती का चरित्र कैसा था? तो मालती के चरित्र का दो पहलू दिखता है, एक बचपन का और एक बड़े होने का, है ना। जब बचपन में थी तो काफ़ी शरारती थी, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था, लेकिन जैसे ही वो बड़ी हुई उसने अपने चरित्र को बदल लिया। स्वभाव परिस्थिति के हिसाब से सभी बदल लेते हैं, है ना। तो मालती ने भी परिस्थिति के हिसाब से खुद को बदल लिया, और जैसे उसको परिस्थिति वातावरण मिला वो उसी में ढल गई, और सुबह से लेकर रात तक काम करके ही अपना जीवन बिता देती थी, एक रास्ता में बिता देती थी। ठीक है, अब बताइए महेश्वर की आपके मन में कैसी छवि बनती है, कहानी में उसकी उपस्थिति का क्या अर्थ है? देखिए, महेश्वर के बारे में मैंने आपको ज़्यादा बताया नहीं सारांश में, लेकिन मैं बता देता हूँ। महेश्वर क्या था? एक डॉक्टर था। ठीक है, महेश्वर एक डॉक्टर था, और वो ऐसा नहीं था कि मालती पे ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती किया करता था, ऐसा भी नहीं था। वो तो सुबह से लेकर शाम तक क्लिनिक में रहता था, बस दोपहर में खाने के लिए घर आता था। ठीक है, तो उसमें इस कहानी में महेश्वर की इतनी ही उपस्थिति है जितनी कि आज हम लोग देखते हैं अपने घरों में जो जेंट्स होते हैं वो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, और फिर दिन भर काम करने के बाद रात को आते हैं, खा पी के फिर वो सो जाते हैं। वैसे ही कहानी में इसकी भी उपस्थिति है, और भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कहानी को पढ़ लीजिए, वैसे आपको कहानी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट चैप्टर में और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलते हैं।